हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट है सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है। हिंदी की जो सेकंड पेपर है और उससे संबंधित ये आपका फास्ट रिवीजन हम मोड लेकर आए हैं, जिसमें सभी यूनिट्स के क्वेश्चन जो है मिस क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलिए देखते हैं। और सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आपके पास सिर्फ 5-6 दिन बचे हैं। इन 5-6 दिन के अंदर आपका लास्ट मोड रिवीजन होगा हिंदी मिरर की तरफ से, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या जा रहा है। अंधेरे में कविता में शिशु किसमें परिवर्तित हो जाता है? वजनदार राइफल में, सांवली हवाओं में, अंधेरे में टके सितारों में, सूरजमुखी फूल गुच्छे में, प्रकाश विकिरण में। तो देख लीजिए आंसर इसका डी जा रहा है। सूरजमुखी फूल गुच्छे में जो है शिशु परिवर्तित हो जाता है अंधेरे कविता में। ठीक है, इसका डिटेल हम देखते हैं। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में शिशु सूरजमुखी फूल गुच्छे में परिवर्तित हो जाता है। अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है। इस कविता के संदर्भ में विभिन्न आलोचकों ने देखिए क्या क्या कहा है। आपको एक प्रश्न के आंसर के साथ साथ बहुत अधिक डिटेल भी मिलेगी, तो देखते रहिए। शमशेर बहादुर सिंह ने यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। रामविलास शर्मा ने अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। नामवीर सिंह ने अस्मिता की खोज कहा है। इंद्रनाथ मदान ने आत्म संशोधन का अनुसंधान इसको कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे चली? इसको देखना है हमें। कृपाराम, केशव, भिखारीदास, चिंतामणि या करनेश कवि? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा जो चली है वह चिंतामणि से चली है। डिटेल चेक करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को ही रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व समृद्धि की दृष्टि से केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों मरजानी किस विधा की रचना है? उपन्यास, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण या फिर आत्मकथा? तो जो मित्रों मरजानी है वह उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ पर इसकी डिटेल है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता क्या है? निबंध के अनुसार मनुष्य को कर्म से प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक देखते हैं क्या है। बुद्धि प्रधान है, भावात्मिकता है, निष्ठुर व्यापार है, आनंद भावना है या कर्म का अनुष्ठान है? तो प्रवृत्त करने वाली जो मूल वृत्ति रही है वह भावात्मिकता रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी डिटेल है पूरी, इसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्रोचे के अनुसार कला रचना की स्थितियों में शामिल नहीं है। बौद्धिक विश्लेषण, प्रवाह ग्रहण करने की दशा, आत्मिक कलात्मक सामंजस्य, कलाजन्य आनंद। तो क्रोचे के अनुसार यहाँ पर हमें बताना है कला रचना की स्थितियों में शामिल नहीं है, तो इनके अनुसार जो है बौद्धिक विश्लेषण शामिल नहीं है, बाकी सब हैं। डिटेल देखते हैं यहाँ पर। क्रोचे के अनुसार कला रचना की स्थितियों में बौद्धिक विश्लेषण शामिल नहीं है, जबकि प्रभाव ग्रहण करने की दशा, आत्मिक कलात्मक सामंजस्य, कलाजन्य आनंद, सौंदर्य की अभिव्यंजना कला रचना की स्थितियों में भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भट्टनायक के ग्रंथ का क्या नाम है? हृदय दर्पण, काव्य कौतुक, व्यक्ति विवेक, रस प्रदीप या फिर भाव प्रकाशन? तो भट्टनायक का जो ग्रंथ है वह हृदय दर्पण है। इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा ए। चलिए देखते हैं, डिटेल है इसकी, चेक कर लीजिए। भट्टनायक के ग्रंथ का नाम हृदय दर्पण है। इन्होंने हृदय दर्पण ग्रंथ की रचना ध्वनि खंडन के लिए की थी। भरत मुनि के रससूत्र के तृतीय व्याख्याकार के रूप में भट्टनायक का नाम प्रसिद्ध है। इनका सिद्धांत भुक्तिवाद और भोगवाद है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छी यहाँ पर डिटेल है, ये एग्जाम में बन सकती है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नदी के द्वीप कविता में भूखंड को कहा गया है क्या? मातः, स्वैराचारा, पितृ या फिर काल या फिर शिशु? तो देख लीजिए, नदी के द्वीप में भूखंड को क्या कहा गया है? भूखंड को कहा गया है पितर। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं। अज्ञे के द्वारा नदी के द्वीप कविता में भूखंड को पितर कहा गया है। नदी के द्वीप अज्ञे की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता है। कवि ने इसमें प्रतीकों का सफल और सार्थक प्रयोग किया है। इसमें नदी को समाज का, द्वीप को व्यक्ति का तथा विश्व का विस्तृत मानव परिवार का प्रतीक माना गया है। तो ये सारे ही प्रतीक आप याद कर लीजिए, हो सकता है यहाँ से कोई सा भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पद्मावत की कथा का मर्म क्या है? मानुष प्रेम भय बैकुंठी, जोरी लोई के लेई, काया माया संग ना आई, सोई बिमुहा जय कवि सुनी, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका आंसर क्या जा रहा है। अगर आपका आंसर जा रहा है ई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, तो बिल्कुल सही है। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पद्मावत की कथा का मर्म गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई है। ठीक है, अब ये वाला देखिए, मानुष प्रेम बैकुंठी, ये किसके अनुसार है? ये भी है किसी के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैला आंचल का सर्वाधिक आक्रामक पात्र है? प्रशांत, बालदेव, कालीचरण, बावनदास, विश्वनाथ प्रसाद। तो इस सबसे ज़्यादा आक्रामक पात्र जो रहा है वह रहा है बावनदास, बालदेव। ठीक है, बालदेव रहा है। बी आंसर सारा है इसमें आंसर आपका। मैला आंचल का सर्वाधिक आक्रामक पात्र जो है बालदेव है। मैला आंचल फणीभूषण नाथ रेणु द्वारा आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में जातिवाद, अवसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों, आश्रमों की पाखंड भी दर्शाया गया है। डॉक्टर प्रशांत इसका मुख्य पात्र है जो कि कमली से प्रेम करता है। विश्वनाथ प्रसाद कमली के पिता हैं और गांव के जमींदार हैं। तो ये पूरी डिटेल आपको पता चली है। चलिए आगे चलते हैं। अंधेरे में कविता में गुप्त शक्ति द्वारा किए गए परिचय के वर्णन में क्या उपयोग किया गया है? प्रेक्षालंकार, उपमालंकार, मानवीयकरण, दृष्टांत या फिर रूपक। तो कौन से का अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। देख लीजिए, अंधेरे में कविता में गुप्त शक्ति द्वारा दिए गए परिचय के वर्णन में रूपक का उपयोग किया गया। अंधेरे में कविता के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से क्रोचे द्वारा प्रयुक्त इंस्टीट्यूशन का अर्थ देने वाला शब्द नहीं है पूछा है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए क्या नहीं है। प्रातिभ ज्ञान, सहज ज्ञान, प्रज्ञात्मक ज्ञान, स्वयं प्रकाश ज्ञान, स्वतः स्फूर्त ज्ञान। तो इंस्टीट्यूशंस का जो उन्होंने अर्थ शब्द नहीं है इसका, इसमें आएगा प्रज्ञात्मक ज्ञान। बाकी प्रतिभ, सहज, स्वयं प्रकाश, स्वतः स्फूर्त ज्ञान, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काव्य शास्त्र में विरेचन की चर्चा के अर्थ में होती है? किसके अर्थ में होती है? भाव के पोषण, भाव के दमन, भाव की अपेक्षा, भाव के परिष्कार, भाव के उन्माद। काव्य शास्त्र में जो विरेचन की चर्चा होती है वह भाव की, कौन से भाव की? उपेक्षा, भाव के परिष्कार की होती है। काव्य शास्त्र में विरेचन की चर्चा भाव के परिष्कार के अर्थ में होती है। विरेचन सिद्धांत अरस्तु द्वारा प्रतिपादित है। विरेचन कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। इसमें मनोविकारों के शुद्धिकरण की बात कही गई है। विरेचन का अर्थ है औषधि द्वारा शारीरिक विकारों की शुद्धि। ठीक है, अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के द्वारा कला और काव्य के महत्व को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा यहाँ पर आपको जानकारी मिली है, तो इसको याद कीजिए अच्छे से अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधे अधूरे में महेंद्र नाथ के व्यक्तित्व के विषय में सावित्री क्या नहीं कहती? बाकी सब कहती है, इन पांचों को में से एक नहीं कहती है। क्या नहीं कहती है? चलिए देखते हैं। दूसरों के खाली खाने भरने की ही चीज़ है। अपने दो पैर कभी थे भी उसके पास। पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। हर आदमी जैसा एक आदमी है, न खुद चलता है न किसी और को चलने देता है। तो देख लीजिए यहाँ पर महेंद्र नाथ के व्यक्तित्व के विषय में सावित्री क्या नहीं कहती है। बाकी सब, तो इसमें आपका डी आंसर एक जाएगा। हर आदमी जैसा एक आदमी है। आधे अधूरे नाटक में यह कथन सावित्री का है, हर आदमी एक जैसा एक आदमी नहीं है। बाकी कथन उन्होंने कहे हैं। और आधे अधूरे जो नाटक है मोहन राकेश का है, जो कि लिखा गया 1969 में। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक भी माना जाता है और इसे मील का पत्थर भी कहा जाता है। इनके अलग और भी नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, यहाँ पर इनके सन हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते, ये वही कुछ जानते हैं जो हम इन्हें बताते हैं। तमस में यह कथन किसका है? हर्बर्ट का, रिचर्ड का, हेल्थ ऑफिसर का, जैक्सन का या फिर लीजा का? इसका मतलब ये सभी पात्र जो है तमस के हैं। इन पात्रों को अच्छे से याद कर लीजिए। तो यह कथन तो जो जाता है रिचर्ड के द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पोस्ट करके आप देख लीजिए डिटेल इसकी सारी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
यह दीप अकेला कविता में दीप को नहीं कहा गया। शक्ति, प्रकृति, शंभु, ब्रह्म, अयुत, बताइए क्या नहीं कहा गया। अगर आप आंसर सोच रहे हैं 18 का ए तो बिल्कुल सही है। शक्ति नहीं कहा गया, बाकी सब कहा गया है। इस कविता में दीप को प्रकृति, शंभु, ब्रह्मा, अयुत भी कहा गया है। इस कविता के लेखक अज्ञे हैं और इस कविता में अज्ञे ने दीप को मनुष्य के प्रतीक के रूप में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैला आंचल 19 एक मिनट, हाँ सही है। मैला आंचल में वर्णित कौन सी घटना प्रतीकार्थ से युक्त है? प्रतीकार्थ से युक्त है। वस्त्रहीन, खड़ी लक्ष्मा का रोना, बावन दास की हत्या होना, बालदेव का महंत बन जाना, प्रशांत को गिरफ्तार किया जाना, नागा बाबा को पीटा जाना। तो कौन सी घटना इसे प्रतीकार्थ रूप से ली गई है? तो बावन दास की हत्या होना इसमें प्रतीकार्थ रूप से ली गई है। देख लीजिए यहाँ पर डिटेल है। जब बावन दास की हत्या कर दी गई तो इस घटना को ही प्रतीकार्थ के रूप में लिया गया है। और मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा है। बावन दास गांधीवादी जीवन मूल्यों का प्रतीक है। बावन दास की हत्या गांधी की सैद्धांतिक व शारीरिक हत्या का सफलता का प्रतीक है, इसलिए इसे प्रतीकार्थ रूप में घटना को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत में नागमती वियोग खंड में नहीं है। नक्षिक वर्णन, बारामासा वर्णन, उद्दीपन परक वर्णन, या फिर ऋतु वर्णन, या फिर अतियुक्ति वर्णन। तो पद्मावती के नागमती वियोग खंड में नक्षिक वर्णन नहीं है, बाकी सब ये चारों उसमें वर्णन दिए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए इसमें ये वर्णन नहीं है और नागमती वियोग खंड में नक्षिक वर्णन नहीं है, जबकि बारामासा, उद्दीन परक वर्णन, ऋतु वर्णन, अतियुक्ति वर्णन नागमती वियोग खंड में मिलता है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखित महाकाव्य है। इसमें नायक रतन सेन और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा का वर्णन है। पद्मावत में 57 खंड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 आपका, विदर्भ के किसानों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बता दीजिए जल्दी से। पहाड़ है, दुक्कम है, निर्वासन है, फांस है, या फिर नरक मसीहा है। तो विदर्भ के किसानों के जीवन पर आधारित जो उपन्यास लिखा गया है वह फांस है। ये किसका लिखा गया है बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधे अधूरे में बाहर से लौटकर सावित्री द्वारा किन्नी को पीटे जाने का कारण क्या था? आते ही जुनाजिया का दिख जाना, किन्नी द्वारा हाथ न छोड़ना, किन्नी द्वारा बदतमीजी करना, बिन्नी द्वारा किन्नी की शिकायत करना, जगमोहन से अपेक्षा पूरी ना होना। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से सोच लीजिए। अगर आपने सोचा है ई तो बिल्कुल सही है। जगमोहन से उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई सावित्री की, तो वह फ्रस्ट्रेट होकर उसको क्या करती है, उसकी पिटाई कर देती है। आधे अधूरे से बाहर लौटकर सावित्री द्वारा किन्नी को पीटे जाने का कारण यही रहा है। नाटक विधा की रचना, इसमें इसके लेखक मोहन राकेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस उपन्यास का कौन सा पात्र है जिसे सांप्रदायिक बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है? नत्थू को, देवव्रत को, शहनवाज को, रणबीर को, इकबाल सिंह को। तो सभी को पता है तमस का जो पात्र सांप्रदायिक बनने का परीक्षण जो दिया जाता है रणबीर को दिया जाता है। तमस उपन्यास का पात्र रणबीर है जिसे सांप्रदायिक बनने का परीक्षण दिया जाता है। इस उपन्यास के लेखक भीष्म सानी हैं। इसके अन्य पात्र देख लीजिए कौन कौन है। वैसे तो यहाँ पर आपको पता चल ही गए हैं यहाँ पर पात्र ये जो हैं, लेकिन इसके अलावा भी हैं नत्थू, अजीज़ भी है, मास्टर रामदास है, बख्शी जी हैं, देवदत्त है, हयात बख्श है, सरदार जी है, मेहता है, अजीत सिंह है, कश्मीरी लाल है। तो आपको सभी नाटक उपन्यास के पात्र भी पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी विकल्प की सभी कहानियाँ एक ही रचनाकार की हैं। आपको बताना है कि कौन सी कहानी है वो। नलकटर, परिंदे, तिरिछ और अंत में प्रार्थना, दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोक, हथियारे, इंटरव्यू, हलवा, कोशिका घटवार, बद, फेंस के इधर उधर उधर, बहिर्गमन, पिता, अमरूद का पेड़, असमर्थ, हिलता हाथ, अमृतसर आ गया, चीप की दावत, वांगचू, गुल की बन्नो। तो इसका बी आंसर आपका सही जाएगा। और ये सभी के जो है कहानियाँ किसकी हैं देखते हैं। चलिए, ये कहानियाँ सभी जो हैं अमरकांत की हैं। और अन्य रचनाएं देख लीजिए कौन कौन सी हैं इनकी। देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, औरत का क्रोध आदि इनकी और भी रचनाएं हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आपके लास्ट क्वेश्चन पर। भूल गलती कविता में किसको कैद करके लाया जाता है? शायर को, सूफी को, ईमान को, जिंदगी को, या फिर शर्म को। तो सोच लीजिए आंसर भूल गलती का। अगर आप सोच रहे हैं सी तो बिल्कुल सही है, ईमान को कैद करके लाया जाता है। इस कविता के रचयिता जो हैं माधव मुक्तिबोध हैं। इनकी अन्य कविताएं ब्रह्म राक्षस है,
अंतःकरण का आयतन है अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में भी इनके आपके सिलेबस में है। तो इस प्रकार से आपके लास्ट मोड रिवीजन के 25 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं हिंदी मीडियम की तरफ से। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और बेल आइकन हिट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आई है और लास्ट मोड रिवीजन की तो और रिवीजन आपको कराया जा सकता है और अच्छे तरीके से और अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। लास्ट मोड रिवीजन के हो सकता है जो क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम की तरफ से तैयारी कराया जाए, अभी तक आपने ना पढ़े हों और आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आ जाए। तो ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि और इस तरह की वीडियो भी आपको चाहिए हिंदी मीडियम की तरफ से। तब तक क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और हिंदी मीडियम के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखना है।